आयुर्वेद विशद एक विज्ञान है। हमारे जो 4 वेद है उनमें एक अथर्ववेद है। अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद है और वेद मतलब जिसमें ज्ञान छिपा हुआ है। तो वैद्य जी, आपके हिसाब से बच्चों के लिए एक बैलेंस आहार क्या होना चाहिए? क्या डाइट बच्चों को देनी चाहिए? तो हर चीज के बारे में मिथ है कि ये नुकसान करती है, फायदा करती है, फायदा करती है, नुकसान करती है। ये मेरा इजाज़ है कि तजुर्बे से अपने क्लिनिक में मैंने देखा कि एक 20 जड़ी बूटी और मंडूर बसम से बनी हुई दवा जो लिवर में काम करती है वो पाउडर फॉर्म ही जुकाम को ठीक करती है। वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार। वैद्य जी, आप आयुर्वेद को कैसे परिभाषित करते हैं? आयुर्वेद की परिभाषा हमारे ऋषि मुनि बखूबी से कर गए हैं और आयुर्वेद की परिभाषा है आयुर्हिताहितम व्याधिर्निदानम शमनम तथा विद्य आयुर्वेद स उच्यते। मतलब है आयु के लिए हितकर क्या है, आयु के लिए बुरा क्या है, बीमारियों का कारण और उनका उपाय जानने का है, उसे विद्जनों ने आयुर्वेद बोला है। तो ये परिभाषा क्योंकि हमें शास्त्रों से मिली है, प्राचीन से मिली है, तो ये किसका बृहद रूप है। तो कोई भी ऐसा काम जो हमारे शरीर के लिए हितकर है, चाहे खान पान है, चाहे रहन सहन है, चाहे बोलचाल है, चाहे व्यवहार है, जिससे हमारी आयु बचे। क्योंकि कई बार हम अपशब्द बोलते हैं, उससे भी आयु जा सकती है। कई बार हम मौसम के हिसाब से खाएं पिए नहीं, उससे भी आयु जा सकती है। अति चीजें करें, तो जो भी चीजें हितकर हैं वो करना, अहितकर से बचाव करना, तो बीमारियों से बचने का उपाय है, जिससे कि हम चिरायु, दीर्घायु और सुखायु के साथ जी सके। वैद्य जी, आपको क्या लगता है कि क्यों सनातन पद्धति में होते हुए भी आयुर्वेद से हम लोग दूर जा रहे हैं? क्या कारण रहे कि आयुर्वेद अपने आप को उस प्रकार से प्रचलित नहीं कर पाया सामान्य जन लोगों में, जिस हिसाब से एलोपैथी ने अपनी जगह बना ली है? देखिए, आयुर्वेद हजारों साल पहले लिखा गया और आज भी शाश्वत है और दिन पे दिन तरक्की प्राप्त करता है। तो किसी भी विधा में अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आयुर्वेद अपनी पराकाष्ठा पे था और उस समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो जब किसी भी चीज का पराकाष्ठा होती है तब क्या होती है कि लोग उसको चुराने आते हैं। विदेशी आक्रमण कई सैकड़ों साल तक रहा, तो और जो भी आतताई आएगा वो अपना सिस्टम इम्पोज करेगा। फिर अंग्रेजों का राज रहा, उधर अंग्रेजी दवाइयों का आविष्कार हुआ, लोग कम्युनिकेबल डिजीज से मरते थे उस समय, प्लेग से, हैजा से। तो समय की डिमांड थी कि हमें उनसे बचा जाए, क्योंकि आयुर्वेद रोग की प्रतिरोधक शक्ति तो बढ़ा सकता है, पर जब हैजा हो गया तो नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक जैसी चीज नहीं थी। तो एलोपैथी ने तुरंत के लिए बहुत अच्छा काम किया। उस समय की नजाकत थी तो छा गई। पर देखो ना, वो 300 साल पुरानी एलोपैथी आयुर्वेद के साथ क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने वर्तमान विज्ञान के साथ उसका विकास विदेशों में किया और हमारा आयुर्वेद उस विज्ञान के साथ नहीं कर पाया। पर लोगों की श्रद्धा इसमें है, सरकार की श्रद्धा इसमें है, और वर्तमान सरकार ने तो पिछले 10 सालों में आयुर्वेद का नया मंत्रालय बना दिया, बजट पे बजट कर गया। तो आज आयुर्वेद पुनः अपना रूप प्राप्त कर रहा है। और आयुर्वेद कोई धर्म नहीं है, आयुर्वेद विशद एक विज्ञान है। हमारे जो 4 वेद है उनमें एक अथर्ववेद है। अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद है और वेद मतलब जिसमें ज्ञान छिपा हुआ है। तो वेद ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो वैद्य जी, जैसे हम यहाँ पर आए हैं, हम लोगों ने देखा है कि आपने कहीं भी एसी नहीं लगाया हुआ, तो आप बता सकते हैं हम लोगों को या हमारे दर्शकों को कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा एसी में ना रहने? अभी मैंने बोला आयुर्हिताहितम, आयु के हित के लिए, अहित के लिए। तो एसी हितकर भी है और एसी अहितकर भी है। उससे पहले मैं आपको स्वस्थ की परिभाषा बताऊंगा। सम दोषा समाग्निश्चा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ विधीयते, कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ है, जो आयुर्वेद की बेसिक एंटिटी है। ये 5 वायु, 5 पित्त, 5 कफ जब साम्य अवस्था में रहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो हमारे शरीर की स्वस्थ है। सम दोषा समाग्निश्चय, हमारे शरीर में 13 अग्नि है, धात्वाग्नि, जठराग्नि, भूताग्नि करके, तो 13 अग्नि है। ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेंगी। और 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और मल मूलम, मल है 3, पुरीश माने पोटी आना, मूत्र जो हम मूत्र विसर्जन करते हैं, और तीसरा है स्वेद, पसीना। तो अगर आप देखें कि अगर हमारा मल नहीं त्यागे जी, किसी को पोटी नहीं हो तो कहेगा साहब कॉन्स्टिपेशन हो गई, परेशान हो रहा हूँ। मूत्र रुक जाए तो रोने लगता है कि साहब मेरे को मूत्र नहीं आ रहा है, मेरा पेट फूल गया है, दर्द हो रहा है। पर वही आदमी को जब पसीना आता है तो रोने लगता है। तो ये मल हमारे शरीर से बाहर निकलने चाहिए, पुरेश भी, मूत्र भी और पसीना भी। तो ये 6 ऋतुएं हमारे ऊपर हैं। तो पसीना निकलेगा कैसे? अब जब पसीना आते आप एसी में बैठ जाओगे तो निकलेगा ही नहीं। तो मैंने ये घर बनाया, कुदरत का हिस्सा हूँ,
इस समय बाहर पेड़ लगे हुए हैं, गर्मी में हरे हो रखे हैं, तो गर्मी बुरी होती तो कैसे होते हैं। तो जैसे पेड़ों के लिए गर्मी अच्छी है, मेरी गायों के लिए धूप अच्छी है, मेरे लिए भी अच्छी है। तो मैंने घर बनाया आयु के लिए। हिचकर क्या है कि सूरज से बचो, गर्म हवा से बचो, तो थोड़े से स्थान में रहो, और वहां पर अगर आपको पसीना निकल रहा है और हवा चल रही है तो मेरे को शुद्धि कर रहा है। तो इस घर में अगर एसी लग जाएगा तो सबसे पहले मैं उसमें जाके बैठ जाऊंगा। तो ना बैठता हूँ ना बिठाता हूँ। तो कई लोग कहते हैं भाई जी आपके घर आना है, आ जाओ, एसी नहीं है। बोले भाई जी आपकी बात है तो कोल्ड स्टोरेज है। हम आते तो ये जो मेरा कमरा है इसमें लगातार बुकिंग रहती, क्योंकि पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा। अगर पसीना ठीक से निकलता रहे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। नमक निकल रहा है ना बॉडी से, तो वो जो दवाइयां हैं वो यूरिन के नाक से निकालती हैं। तो मैंने इस मकान को ये बनाया कि जहाँ पर कुदरती हवा रहे, ऊंची छतों से तो गर्मी सिर पे ना पड़े, और बन जाऊं, पैसा भी खर्च करूँ। तो वैद जी यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया पसीने से रिलेटेड, कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ के 1 घंटा व्यायाम कर रहा है, जिम जा रहा है या रनिंग कर रहा है, और उसके बाद वो पूरे दिन एसी में है या रह रहा है, तो क्या उसका स्वास्थ्य बैलेंस में रहेगा? देखो, आपने बोला कि सुबह जिम करना, व्यायाम का काम है शरीरम स्थैर्य कारणम, शरीर को स्थिरता देने वाला कृत्य है व्यायाम। उस समय आपका पसीना निकल गया। तो मैं एसी का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि रात को सोते समय अगर आपके घर में मच्छर है, नींद सुख से नींद लेनी है, तो एसी का प्रयोग वर्जित नहीं है। पर दिन में आप दिन भर एसी पे बैठे रहोगे, चलोगे फिरोगे नहीं, तो 40 मिनट आप एक्सरसाइज करके दिन भर का काम नहीं कर सकते। आपको 8 घंटे अगर बैठना है तो 8 घंटे चलना भी है, 8 घंटे लेटना भी है। तो जो 12-12 घंटे हम बैठ रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में सूजन आ जाती है। तो बात केवल एसी की नहीं है, सुख आयु, उसे लिखा शीतोष्ण, कि ना ठंडा हो ना गर्म हो। आजकल गाड़ी में हम एसी चला के मैं बैठता हूँ, क्यों? वो सुरक्षा है, आयु के लिए हितकर है। सड़क पे धूप है, धूल है, सुरक्षा है, तो उसमें गाड़ी के शीशे बंद करके चलाता हूँ। तो मैं एसी का विरोधी नहीं हूँ, उसके अंधाधुंध प्रयोग का विरोधी हूँ। अब इस समय अगर मुझे पसीना आ रहा है तो क्या बुरा है, शाम हो रही है, थोड़ा सा पसीना निकल रहा है, तो ये मेरे बॉडी के लिए दवा का काम कर रहा है। पर आप ऑफिस बंद ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो चलाओ आराम से। पर कई बार लोग 16 डिग्री पे चलाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो इतना करो कि सुख से रहो। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे वैद जी, जिन्हें मैं भी पर्सनली जानता हूँ। काफ़ी ऐसे लोग हैं कि वो एसी का मतलब उनके लिए ये है कि घर में सर्दियों का मौसम कर देना कमरे में। बेसिकली वो 16 पे चलाएंगे, कंबल ओढ़ेंगे और लेटे रहेंगे पूरे दिन। तो आप लोगों के लिए जानकारी वैद जी ने दी है कि आप ये ना समझें कि आप पूरे दिन पसीना नहीं आने दे रहे तो आप स्वस्थ हैं, आप अपने शरीर को बीमारी का बुलावा दे रहे हैं और आप इससे बचें। तो वैद जी, स्कूल के बच्चों के बारे में बात करते हैं। जो आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े भारी बैग होते हैं और उनका दिन बहुत हेक्टिक होता है। वो 2-3 बजे स्कूल से आते हैं, फिर उनके ट्यूशन क्लासेस होते हैं। तो माँ बाप के लिए आप क्या उन्हें एडवाइस करेंगे कि किस तरह से छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को एक स्वास्थ्य तरीके से आयुर्वेद को वो अपने जीवन में उतार सकते हैं, और कैसा उनका खान पान होना चाहिए? ये केवल आयुर्वेद की बात नहीं है। मैं बहुत दुनिया घुमा हूँ और मुझे 91 याद आता है, जब मैं अमेरिका आता जाता था, पर मेरी बड़ी बहन वहाँ रहती है, तो उनके घर जाके मैं छू के नहीं आ सकता था, क्योंकि जिस जगह थी वहाँ जाने में टाइम लगता है। फिर वहाँ बहन के यहाँ जाओ, बड़ी बहन के यहाँ, तो 2 दिन रुकना भी पड़ता है। तो मैं जब गया तो उनके 2 बच्चे थे, मेरे भांजे भांजी। तो मैंने देखा कि 7 बजे से उनके पीछे लग जाती, सो जाओ। मैं जी 7 बजे क्यों सुला रही हो? बोले सुबह इनकी बस आती है 7 बजे, तो 12 घंटे हैं। बोले नहीं, इनको स्कूल से हिदायत है कि 10 घंटे सोना जरूरी है, और उठते ही तैयार होके नाश्ता पानी करके इनको भेजना है। तो बच्चे को 10 घंटे नींद आनी है। और अगर हम मैंने अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? बोले स्कूल वाले किसी भी दिन हमारे घर में आ सकते हैं, और अगर हमने बच्चे को नहीं सुलाया तो बैड पेरेंटिंग करके बच्चों को ले जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है। तो हमारे यहाँ बच्चे हो जाते हैं पर बच्चों को पालना, एक नागरिक बनाना, इसमें परिवार के साथ समाज का, सरकार का भी कर्तव्य है। तो अब यहाँ के बच्चे आजकल क्या हो रहे हैं कि हिंदुस्तानी बच्चे नींद से डिप्राइव हो गए। जैसे सोते हैं, सुबह उठते उठते जाते हैं, नाश्ता कर ही नहीं पाते, कोई दूध पी के जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। तो बच्चों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, चाइल्डहुड अस्थमा, एलर्जीज बहुत ज़्यादा। अभी हम पेनक्रियाटाइटिस का जो इलाज कर रहे हैं, अंडर 11 बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, पर सब में क्या रहा है कि देर से सो रहे हैं। तो नींद बहुत जरूरी है। अच्छा, माँ बाप क्या साथ चाहते हैं कि एक बच्चा है वो सचिन तेंदुलकर भी बन जाए, वो शाहरुख खान भी बन जाए, क्या साहब, वो अंबानी भी बन जाए, बिल्कुल IAS भी बन जाए, सब कुछ बन जाए। और उसको देख देख के उसके ऊपर लगा देते हैं, अरे ट्यूशन करने की जरूरत ही क्या है, बच्चा गया पढ़ने, 8 घंटे ज़्यादा है नहीं। तो एक खरगोश था, और खरगोश बहुत अच्छा दौड़ता था, खानदानी। धीरे धीरे खरगोश की जो
फैमिली थी वो थोड़ी पैसे वाली हो गई। तो एक दिन को दिमाग में आया कि खरगोश, हम दौड़ तो बहुत अच्छे लेते हैं, अगर पेड़ पे चढ़ने तो कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने उसके ट्यूटर लगा दिया कि भाई इसे चढ़ना सिखा, और खरगोश रोज चढ़े और पंजे मारे, उसके पंजे भी खिंच गए, वो साला दौड़ने भी भूल गया। तो कहावत यह है कि हर बच्चा एक टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, और हम सब सनातनी हैं, ईश्वरी में यकीन करते हैं कि हमारी डेस्टिनी है। ईश्वर, जब हम इतना ईश्वर को मानते हैं तो सुनते ही क्यों नहीं है? ईश्वर में आस्था है पर भरोसा है नहीं। भरोसा। तो जिस बच्चे को जो काम करे उसको विकसित होने दो, और जो करता है काम करें। अब हमारे पास पैनक्रेटाइटिस का एक बच्चा आया जयपुर से, जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस थी जिसको एलोपैथी में कहते हो ठीक नहीं होगा। वो आया और ठीक हो गया, बहुत बड़े अस्पताल में उसका इलाज चलता था। अब ठीक हो गया, ठीक रहा, लंबा चौड़ा हो गया। तो एक दिन पता चला उसे फिर से अटैक आया। इस बीच में जब जयपुर गया तो पता चला वो स्कूल की स्विमिंग क्लास भी लेता है, साइकिल भी लेता है, फुटबॉल भी खेलता है। माँ को समझाया कि सब क्यों लोड कर रहे हो, ट्यूशन भी पढ़ता है। नहीं नहीं, बच्चे को शौक है। तो बच्चा तो कुछ भी करेगा, और माँ है या मादा है? मादा बच्चा देती है, माँ जिसको मात्रा पता होती है। माँ है जिसको बच्चे की सोने की मात्रा, खाने की मात्रा, पीने की मात्रा, काम करने की मात्रा पता है, वो माँ है। सो डीप। तो उसको अटैक आया, फिर आगे ठीक हो गया। कुछ समय के बाद फिर अटैक आया। अब कि उसकी माँ भी आई, पिताजी भी आए, और मैंने पिताजी को पकड़, मैंने पहले से कलेक्टर ही बना ले। तो सही बात। मैंने जानलेवा बीमारी है, बचेगा नहीं, तो चल तेरी बीवी को समझा, तुझे समझाया। तो उसको मैंने इतने जोर से धमकाया, मैंने कहा भाई क्या बनाएगा तू इसे? उसे तो फुटबॉल भी खिला रहा, बच्चा स्ट्रेस नहीं ले सकता। और पैनक्रेटाइटिस की बीमारी में स्ट्रेस से गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग खराब होती है। गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग खराब होती है तो पैनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ता है। चेन है ये। तो क्यों उस बच्चे को स्ट्रेस दे रहे हो? अभी तुझे इसका ट्यूशन जाना है, अभी उसका ट्यूशन जाना है, अभी उसका ट्यूशन जाना है। तो मैंने पिताजी को धमकाया, पिताजी ने जाके बीबी को धमकाया, खूब रोआ पिटी हुई, पर बच्चा अब ठीक है, उसका स्ट्रेस कम हो गया। नहीं वो कहा ना कि क्या चाहिए। तो आजकल बच्चा सुबह उठता है, स्कूल जाने से पहले ट्यूशन, स्कूल में पढ़ाई, फिर शाम को ट्यूशन। अबे क्या करोगे इतना पढ़ के? आप कुछ भी बन जाओ, एक चीज पक्की है, मृत्यु। अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी गुजर गए, अखबार में खबर आई कि उनके पास 21 करोड़ रुपया था, तब इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हम मरने के बाद वो पैसा किसके काम का है? उनके बच्चों को चाहिए नहीं था। तो हम सब लोग दौड़ में लगे हुए। अब मैंने मकान बना लिया, एक और हो जाए तो कैसा है, दूसरा हो जाए तो कैसा है, कभी खत्म ही नहीं होगा हवस। तो हमारे ऋषि मुनि कह गए, गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष तो किसी को चाहिए नहीं। और तो बच्चे के साथ क्या कि बच्चा को नहीं चाहिए, बच्चे के माँ बाप को चाहिए। तो माँ बाप को जब बीमार होके आते हैं, मैंने कहा तू कलेक्टर चाहिए कि जिंदा चाहिए? तो माँ को मजबूरी में बोलना पड़ता है जिंदा चाहिए। तो मैंने कहा पकड़ा पकड़ा मत कर, पहले जिंदा रख ले, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस जानलेवा बीमारी। तो वैद्य जी, जैसा कि आपने अभी हम लोगों को बताया कि बच्चों को कम नींद से, ज़्यादा स्ट्रेस से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आजकल एक बच्चों में कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हम लोग देखते हैं, सभी माँ बाप फेस करते होंगे, कि बच्चों को भूख नहीं लग रही है। तो क्या कम नींद या ज़्यादा स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है? भूख हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आज आपको सुबह नाश्ते के समय भूख लगती है और आप नहीं करोगे तो मरोगे नहीं, पर अगले दिन भूख ही नहीं लगेगी जी। तो क्या होता है कि भागा भागी की दौड़ में जब भूख लगती है खाना नहीं खाना। तो आयुर्वेद ने से बोला काल भूख, समय पे खाना खाना। सबने भूल गए। तो जिस समय तेल गर्म होगा तभी तो पूड़ी चलेगी, तेल गर्म है तब तो पूड़ी डाली नहीं। और जब तेल ठंडा डाला तो कैसे हो गया? तो भूख के समय खाना नहीं खाया, जब एसिड चला गया तो खाना खाया बेकार हो गया। दूसरी बात क्या है? तो ये हो गया कि आपने भूख का वेग रोक रोक के भूख को खत्म कर लिया, नींद का वेग रोक रोक के नींद आनी बंद हो गई। तो अगर आप कोई भी काम करते हो तो अगले दिन उसी समय वो काम होता है, बायोलॉजी है जी। पर जब नहीं करोगे तो कहते हैं तो सुनता ही नहीं चला, आगे ऐसा हो गया। दूसरी बात है कि खाने का, कि बच्चे को भूख है, खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद कोई आया, एक बिस्कुट पकड़ा दिया, एक चिप्स पकड़ा दिए, इसको बोलते हैं अध्यशन। एक खाने के बाद 2 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना है। तो लगातार आप खाते रहोगे तो भूख कब लगेगी? जैसे वॉशिंग मशीन है जी, फ्रंट लोड, उसमें एक कपड़ा डालो 10 कपड़े डालो, वो एक साइकिल बनाएगी। हमारा पेट भी है फ्रंट लोड मशीन, हाँ जी, पर हमने उसे टॉप लोड बना रखा है। हम हिंदुस्तानियों को टॉप लोड मशीन बहुत पसंद आती है, उसमें आखिरी तक कपड़े डालते रहो। सही कह रहे हैं आप। ठीक, पानी भी ज्यादा लगता है, साबुन भी ज्यादा लगता है, पर टॉप लोड अच्छा है कि आखिरी तक डाल दो। तो हमारी बॉडी एक फ्रंट लोड मशीन की तरह है कि जब खाना पेट में जाएगा तो 2 घंटे तक ऐसे होता रहेगा। इस बीच में आप डालोगे तो पहले कपड़े भी खराब और वो भी खराब। तो आपने 4 काजू खाए तो भी 2 घंटे, और पूरा नाश्ता किया तो भी 2 घंटे। अच्छा, और इस बीच में खाओगे तो अध्यशन से अजीर्ण होगा, अजीर्ण से अग्निमांद हो गया, भूख नहीं लगेगी। तो कुछ बीमारियां भी होती है अग्निमांद हो जाती है, पर ये सब हमारी अपनी बनाई हुई। वैद्य जी, आजकल हम देखते हैं जो हमारे टीनेजर्स हैं, 10, 11, 12 साल, 15 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों में ही
एक दिक्कत महसूस होती है सभी को कि उनकी हाइट बहुत कम रहने लगी है आजकल। वो लड़के या लड़कियां नहीं है कि जिनकी एवरेज हाइट भी 5-8 लड़कों की या 5-10 तक पहुंचे। लड़कियां 5 फुट की रह जाती हैं, लड़के 5-4, 5-5 तक रुक जाते हैं। क्या आयुर्वेद में इसके लिए भी आपके पास नहीं? कोई बात ये आयुर्वेद की नहीं जी। है, बात है पोषण। तो मॉडर्न में न्यूट्रिशन बोलते हैं जी। हम लोग पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जिस समय पेड़ है उसको खाद तब दोगे। अब जैसे कोई माँ बनती है तो माँ बनने से पहले उसको तैयार करना पड़ता है, जैसे खेत को तैयार करते हैं। तो माँ को खून की कमी और बच्चा पैदा करेगी। तो इस देश की 88% औरतें खून की कमी से पीड़ित हैं और 65% आदमी भी पीड़ित हैं। तो जब वो खून की कमी होगी तो भूख तो सबसे कम हो जाएगी। भूख कम हो जाएगी तो लंबा कहाँ से हो जाएगा। और दूसरी बात है कि हम लोग अच्छा खाना भूल गए, हमें कूड़ा पसंद है। आलू के चिप्स में कुछ भी तो नहीं है सोडियम के अलावा। बच्चों का मैगी मोगो, तो हम पौष्टिक नहीं। मोमो भी खाओ तो उसके साथ थोड़े पत्ते खाओ, थोड़ा प्रोटीन खाओ। हाँ जी। तो लोग नहीं खा रहे, तो उसका असर आएगा। आहार शुद्ध सत्व ध्रुवा स्मृति कि हम आहार की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और एक समय तक ये आहार काम करेगा, एक समय के बाद जब उम्र आ जाएगी तो बेकार हो जाएगी। तो वैद्य जी आपके हिसाब से बच्चों के लिए एक बैलेंस आहार क्या होना चाहिए? क्या डाइट बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, मैं कोई भी बात जनरल नहीं बोल सकता। बच्चे की पाचन शक्ति कैसी है, तो ऐसे में मरीज को देख के, उसका मिजाज देख के, उसका स्वाद देख के डाइट बनाई जाती है। पर यह है कि अगर बच्चा है तो उसको 3 ग्राम प्रोटीन बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। कौन खाता है? 1 ग्राम भी नहीं खा रहा। नहीं खा रहे होंगे। नहीं खा रहे। तो अगर अच्छी खुराक नहीं खाओगे तो आएगा कहाँ से? बोगे बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से लगेगा? ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक दिन अखबार में एक ऐड आया, बहुत पूरे पेज पे ऐड था किसी एक पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन का कि वो सभी चीज़ों का इलाज करती है। और उन्हीं पर्टिकुलर वैद्य जी की बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि आप ये इमली खा लो, हाथ बर्फ में डाल लो, पैरों को पे गर्म पानी डाल लो, आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। वेयर है, जब मेरा माइग्रेन क्योर हुआ था तो वैद्य जी ने कहा था कि 4 से 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी। हालांकि 2 महीने में लगभग मेरा 95% ठीक हो गया था। तो वैद्य जी, मेरा इस चीज़ से जुड़ा सवाल है कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू जो आयुर्वेद का प्रचार करते हैं कि ये खा लीजिए माइग्रेन ठीक हो जाएगा, ये खा लीजिए आपका लीवर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? और क्या देखो, हमारे देश में एक कानून है और कानून सम्मत जो विज्ञापन है उसमें कुछ बीमारियों के बारे में विज्ञापन नहीं दे सकते। जैसे मैं माइग्रेन का इलाज करता हूँ, कुछ बीमारियों का इलाज करता हूँ, तो मैं उसका प्रचार नहीं कर सकता। अच्छा। दवा नहीं बेच सकता। तो लचर कानून, लचर व्यवस्था, तो चंदा मामा में ठग होते थे। एक व्यापारी होता तो गुडविल से। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी चिकित्सा कर रहा है तो उसे प्रचार की जरूरत पड़ती है। जो प्रचार कर रहा है करना तो उसको, पर वो न्याय सम्मत, कानून सम्मत चीजें नहीं है। और कोई भी चीज सबके लिए नहीं हो सकती है। मैं एक वैद्य हूँ। आंवला आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है, पर मैं आंवला खा ही नहीं सकता। आंवला खाते मेरा दायां कान पक जाता है, बाकी किसी से नहीं होता। तो मैं एलर्जी को, मेरे पिताजी भी एलर्जिक थे, तो मैं बिना बात के मेरे नहीं खाने से आंवला कोई बुरा नहीं हो जाएगा। पर मैं आंख मीच के किसी भी चीज को लोगों को नहीं बता सकता। जो वैद्य हूँ, मरीज आते हैं उनके हिसाब से बताता हूँ कि भाई तुम्हारा खान पान रहन सहन कैसा होगा, तो बताते तो सुनते तो ठीक है, ना सुने तो ठीक है। हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान के लिए दवाइयाँ अलग है। एक ही चीज हर इंसान को अच्छा नहीं कर सकती। वैद्य जी, चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक या बियर, फ्रूटी, ये सेहत को, माइग्रेन को, लीवर को कहाँ तक प्रभावित करते हैं? ना नौजी भूतब जगत किंचित, संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें औषधि गुण रहित नहीं, औषधि गुण ना हो। डिपेंड करता है आप कितना लेते हो, कब लेते हो, मात्रा में, संयोग में, सबका खेल है। तो मैं किसी को नहीं बोलता कि तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, किसी को नहीं बोलता चाय मत पियो, पर चाय पी रहे हो तो थोड़ा मांसाहारी तो हो जाओ, तो तेजाब है। पर घंटी बजा के चाय पियोगे तो नुकसान तो होगा। तो अंग्रेज सुबह अंडा खाता है, सॉसेस खाता है, पूरा फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, दूध सीरियल लेता है, फल लेता है, उसके बाद 2 घंटे बाद चाय पी लेता है। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जिंदगी पर शाम को होते ही दारू पी और तंदुरुस्त बैठे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो राम राम करते हुए चले गए। हमने कहा राम जी के प्यारे थे। तो वो तो हमें पता नहीं है, पर जब हो जाता है तो कहते प्यारे थे। अरे पहले बोलो ना कौन प्यारा है। तो हर चीज के बारे में मिथ है कि ये नुकसान करती है, फायदा करती है, फायदा करती है, नुकसान करती है। तो क्या नॉन वेजिटेरियन के लिए चाय नुकसान नहीं देती? एनिमल प्रोटीन के साथ शराब और चाय का सेवन उतना बुरा नहीं है जो वेजिटेरियन के साथ है। आज नई जानकारी हमें, बहुत डीप जानकारी है। तो मिथ की बात की वैद्य आपने, एक मिथ आजकल बहुत चल रहा है, जो ये लोग वर्कआउट कर रहा है जिम में, उसकी डेथ हो गई, कोई कार चला रहा है उसकी डेथ हो गई, स्कूल में पढ़ते 8 साल का बच्चा भी हाल फिलहाल में, आई थिंक अहमदाबाद की घटना है।
तो फिर लोगों का ये कहना शुरू हुआ कि ये कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है, तो क्या आपने इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी देखो, किसी भी चीज़ की आलोचना करना बहुत आसान है। कोविड वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई और बहुत सोच विचार के होती है। सरकार में किसी एक आदमी की नहीं चलती है। मैं कमेटियों में मेंबर रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। पर क्या होता है, कसरत करने का जो नियम है वो लोग भूल गए। कसरत का नियम है 220 माइनस योर एज इज इक्वल टू हार्ट रेट। अच्छा। तो मेरा 100% हार्ट रेट क्या होगा? 220 माइनस योर प्रेजेंट रेट, डेट, एज, ये आ गया। अब मुझे पहले 10 मिनट में इस हार्ट रेट का 70% पहुंचना है। अच्छा। फिर 30 मिनट मेंटेन करना है, फिर कूल डाउन करना होगी कसरत। अब लोग और मुंह से सांस ही नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है। सांस नाक में लेना चाहिए, मुंह में आना नहीं चाहिए। तो ये जो कसरत है ये शरीर की शक्ति को बढ़ाती है और वो जो कर रहे हैं अब शरीर को तोड़ देती है। तो मैं कई सारे जिम डेस्क को जानता हूँ, रात को सोते नहीं थे, तो जिसने ढंग से सोया हो, जिसने नाश्ता पानी किया हो, तब जाना है जी। अरे नहीं, मैं तो पैसे दिए हो, मुझे सब जाना है। तो यानी एक खराब जीवन शैली आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स कर सकती है? करती है, मेरे को करी है। अति व्यायाम। तो 2001 की बात है, 4.5 घंटे तक 12 किलो की उड़ारी लेकर मैं देहरादून के पेड़ काट रहा था। धका धक धका धक धका धक, तो हार्ट का ऐसे हो रहा था। अबे कब तक सहन करेगा? ऐसा हथौड़ी मारूंगा तो दीवार टूटी जाएगी ना। तो जब मुझे पहली बार ब्लॉकेज हुआ तो मेरे को सारे पैरामीटर ठीक से मिले। तो मेरे प्रेजेंट डीएम कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो में बड़े हैरान कि तुम्हें हुई क्यों? सिगरेट नहीं, चाय नहीं, दारू नहीं, पर हो गया। तो फिर स्टंट डला, स्टंट इंड्यूस हार्ट अटैक हुआ। तो अति व्यायाम से होने वाले दोस्तों, पता है ना आयुर्वेद क्या है? आयु हिता हितम, आयु के लिए हितकर खाना भी जरूरी है। अतिशन, ज्यादा करोगे तो मरोगे, अनशन करोगे तो मरोगे, दर्शन करोगे तो मरोगे, सारा मॉडरेशन है। अब आप ये जो यूट्यूब दिखा रहे हो, दिन भर बकबक करते रहे तो कोई नहीं सुनेगा। वो अति वाचन हो जाएगा। अति हर चीज की बुरी है, और हीन भी बुरी है। अति का भला ना बोलना, अति की बड़ी ना चुप चुप। दिन भर चुप रहोगे तो लोग भाग जाएंगे। अति से मुझे याद आया वैद जी, एक टर्म इंटरनेट पे बहुत फेमस हो रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे भूखे रहो, 20 घंटे भूखे रहो। कुछ यूएस के ब्लॉगर हैं, वो 3 दिन 4 दिन भी वो सीरीज चला रहे हैं। उनका कहना है हम इससे फिट हो गए हैं और ये एंटी कैंसर है। तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखो, आज मैं फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर पढ़ रहा था। गॉल ब्लैडर में लिवर में बनने वाला बाइल आता है और वो टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसमें लिखा है स्ट्रेस एंड फास्टिंग, उसके कॉन्ट्रैक्ट को रोक देता है। तो विज्ञान तो ये कह रहा है। अब विज्ञान जो कह रहा है उसके बाद जिसको जो बोला बोलते रहो। तो अगर गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी का जो अम्ल और पित्त का जो है खेल वो खत्म हो जाएगा। जैसे जीवन में जितनी गंभीरता जरूरी है उतना आमोद प्रमोद भी जरूरी है। अगर आप गंभीर ही बैठे रहोगे तो आमोद प्रमोद नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। वैद जी, हम बहुत सारे वैद्यों से मिले, डॉक्टर से मिले, काफी शोहरत कमाई उन्होंने। आप 40 साल की उम्र में आपने पद्मश्री लिया, तो एक आलीशान आप जीवन जी रहे हैं। आप यहाँ पर रह रहे हैं, अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपकी उम्र भी 67 के आसपास शायद हो चुकी है। तो आप चाहते क्या हैं? आप क्यों काम कर रहे हैं अभी भी इस तरह? आप क्यों लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अभी तक? आपने गंगा नदी का नाम सुना? जी बिल्कुल सुना है। स्वर्ग से आई, शिव जी की जटा में आई, शिव जी की जटा से धरती पे आई। हाँ जी। और भागीरथ उसे लेकर हरिद्वार दिखा दिया। दिखा दी कि गंगा नाम की चीज है। गंगा की पूजा होने लगी। आपने गंगा से पूछा कि तू क्यों नहीं रुकी? पूजा तो हो रही थी जी। गंगा आगे चली गई और गलते चलते एक दिन पहुंच गई इलाहाबाद जी। तो उसकी बिछड़ी हुई बहन जो अलग रास्ता लेके चली थी वो भी आके मिल गई। दीदी मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अब वो दोनों मिल गई, फिर आगे चली, फिर और नदियां भी आके मिली। तो गंगा एक विचारधारा थी जिसमें बहुत सारी धाराएं मिलती गई, क्योंकि गंगा एक उद्देश्य लेके जी रही जी। फिर पटना पहुंच गई, समुद्र हो गया। मैं उसमें स्टीमर में बैठा हुआ हूँ, जहाज पानी के जहाज चलते थे उसमें, 2 घंटे का पाठ था। उसके बाद वो बंगाल में घुस गई। बंगाल में गंगा का नाम बदल दिया गया। आमी गंगा बोलबे ना, आमी हुबली बोलबे। कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है। अभी हमारे बंगाल में थी कि वो फिर बांग्लादेश में घुस गई। एक बंगाली ने हुबली बोला तो दूसरा बंगाली बोला आमी हुबली बोलबे ना, आमी पद्मा बोलबे। अब गंगा का नाम पद्मा हो गया जी। जल्दी अभी और आगे चली तो ब्रह्मपुत्र जो बिछड़ के हिमालय से दूर जा गई थी, वो भी दीदी मैं भी सच चलूंगी, वो भी उसमें मिल गई। तो वहां पर उसका नाम है जमुना। जमुना ब्रह्मपुत्र अथा पानी लेके इस पद्मा में घुस गई जी। और आगे चली तो एक छोटी बहन और है, मेघना नदी, मेघालय से निकली है। अच्छा। वो भी छिटक के दूर गई थी जी। बोली मैं भी आती हूँ साथ।
वो भी सबसे छोटी बहन थी, तो बोले अब इसका नाम मेघना रख दो। वो मेघना करके जो समुद्र का वो जीवनी है जिसमें लोग गोते लगाते हैं, हाँ जी, मीठे पानी वाली, फिर आगे चली, क्या कर रही है, तेरी पूजा हो रही है सब जगह, और उसने अपने को समुद्र में लीन कर दिया जी। क्यों करा समुद्र में लीन, क्यों नहीं रुकी? क्योंकि गंगा के अंदर जीवनीय गुण है। वो लोग तो जा सकते हैं जिनके पास साधन है, पर कोई गरीब की झोंपड़ी है, पैर कटे हुए हैं, वो जा ही नहीं सकता। तो गंगा ने कहा इसके यहाँ कैसे जाऊं? हाँ जी। तो ज्ञान वो है जो सब जगह बरसे। तो गंगा ने अपना सर्वस्व समुद्र में डाल दिया, समुद्र में बादल बनी, और बादल की बूंद जब उस झोंपड़ी पे गिरी तो गंगा पहुंच गई ना। तो मेरे को ईश्वर की कृपा से, पूर्व जन्म के संस्कार से मैं वैद्य के घर में पैदा हुआ जी। ईश्वरी कृपा के रूप में मुझे गुरु महाराज जी की कृपा मिली। पुरुषार्थ करने की आदत मेरे माँ बाप ने डाली, और मेरे हाथ से कुछ लोग ठीक हुए जी। तो ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है जिसमें लोग गोता लगा के ठीक हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान रूपी गंगा को विज्ञान के साथ जोड़ के ऐसे परिभाषित करूं कि घर घर पहुंचे, इसलिए नहीं रुका। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, हाँ आविष्कार है ये जी। हमारे पास ज्ञान असीमित है, पर अगर आज की भाषा में हमने परिभाषित नहीं किया तो आयुर्वेद का लेवा नहीं रहेगा। अब इनको माइग्रेन था जी, ठीक कर दिया, ठीक हो गया, ये मेरे मुरीद हो गए। ऐसे बहुत सारे मुरीद हैं, पर नहीं रुका। बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद मैं ऑल इंडिया में घुस गया। क्यों? हाथ भी जोड़ने पड़े, हाँ जी, खुशामद भी करनी पड़ी जी, कि भाई इसका ट्रायल कर लो। आपको तो ठीक हो रहा है, आप ट्रायल क्यों कराते हो? पर थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में 2 ग्रुप बनाए गए ऐसे माइग्रेन को जिनको रोज माइग्रेन 1 साल से होता है। एक को एलोपैथी दी गई आयुर्वेद के, और आयुर्वेद वाले में 20% लोग ठीक हुए और एलोपैथी में 0 ठीक हुए। अच्छा, तो ये देश का पहला हुआ जी। तो अब मेरे पास प्रूफ ऑफ एफिकेसी है। ये कह रहे हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैं नहीं। अब हमने एक विज्ञान की जो तरीका है उसके आधार पे किया। अब लाइन खींच दी, पेपर छप गया। एक दिन समय आएगा लोग देखें क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि माइग्रेन सिर की बीमारी नहीं है, माइग्रेन मेरे फूले हुए गॉल ब्लैडर की, रूठे हुए गॉल ब्लैडर की और सूजे हुए आंतों की बीमारी है। अच्छा। उसे ठीक करता हूँ खान पान रहन सहन से। तो जब मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक हुए जो चर्च के पादरी थे जी, उन्होंने पीछे देखा कि मटर के दानों पर प्रयोग किया, लाल मटर, सफ़ेद मटर के आर्जुवंशी जाते हैं। उससे पहले वेस्ट में 16वीं सेंचुरी चर्च की दुनिया थी, हाँ जी, कि एक एक मटर भगवान बना रहे। तो उसने कहा नहीं ये आनुवंशिकी होती है। डॉक्यूमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, लिखा और मर गया। 20 साल बाद किसी ने काम किया तो पता चला तो वही मेंडल जो चर्च के पादरी थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। तो मैंने जो कहानियां पढ़ी, चाहे न्यूटन की सुनी, चाहे जेम्स वाट की पढ़ी कि उसने भाप का इंजन कर लिया। तो एक चाय वाला था, वो बर्तन खनखन कर रहा था, उसने कहा इसमें ताकत है, तो उसने स्टीम की ताकत बना के स्टीम इंजन बना दिया। तो हमारे परिवेश में जो चीज ऑब्जर्वेशन होती है उनको करना। और विदेशियों ने क्या किया कि जब भी कोई चीज पैदा की दुनिया तक पहुंचाई। हमने कहा भैया हमारे पास आ जाओ, हम ही करेंगे इलाज। तो मैंने कुछ चीजें अलग की कि वैद्य को पहले तो एक वो दिया, स्थिरता दी कि वैद्य लोग फेमस है हर बीमारी का इलाज करने के लिए। जी बिल्कुल। हमने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए, बार बार किया, तो हमने कहा इसी का इलाज करेंगे, बाकी का करें चाहे नहीं करें जी। तो कई सारे वैद्य लोग इसकी आलोचना करते हैं, आप कैसे वैद्य हो, हमें आपका इलाज करना चाहिए। मैं मेरी मर्जी, मैं जो आता वही करता हूँ। सही बात है। तो मरीज को झोंका तो नहीं लगता, क्योंकि मरता क्या ना करता वैद्यक में जाते हैं जी। अब मेरे को जो आता है उतना बहुत है। तो आज मेरा यहाँ पर नवाबगंज में एक हॉस्पिटल है, पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी जो मार देती है। हमने 2016 में आके बनाना शुरू किया, देहरादून छोड़ के। सबने कहा कहाँ भूखे मरोगे, ये कोई जगह है? तो मैंने कहा बेटा पानी, अगर कुएं का पानी मीठा हो तो क्या होता है? मैनेजर को समझ में नहीं आया बैंक के, यहाँ पे मरीज मिलेगा। मैंने कहा बेटे बात का जवाब दे, पीने वाला आएगा। सही बात। तो मैंने कहा मैनेजर साहब मेरे कुएं में तो शहद है। तो आज 35 मरीज पैनक्रेटाइटिस के यहाँ पर हर समय रहते हैं। रुजपुर के एक बहुत बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, 15 अगस्त को हमारे आए थे, बोले जिंदगी में पहली बार 35 मरीज मैंने पैनक्रेटाइटिस की एक छत के नीचे देखे हैं। अच्छा। और जो मेरी सड़क है जी, रतनपुरा, 3 मीटर की सड़क है उसके आगे, और गड्ढे इतने हैं कि गाड़ी बोल जाए, पर लोग हैं कि लगातार आ रहे हैं। तो हमने आयुर्वेद में प्रमाणजन्य चिकित्सा करने की नींव डाली जी। हमने आयुर्वेद में ज्ञान को विज्ञान में परिभाषित करने की, अब जैसे इम्बो है, इम्बो काम कर गई, इसके ऊपर रैंडमाइज ट्रायल कराया, 1 नहीं 2 कराया, फिर चूहों पर देखा इसमें इम्यून मॉड्यूलेटरी है। अच्छा। और इसके अंदर ऐसा आप इसे खाते रहो ना, आपको जुकाम होगा ही नहीं। आपको बर्फ से होता तो बर्फ खिलाऊंगा, आइसक्रीम से होता आइसक्रीम में खिलाऊंगा, एसी से होता तो एसी में सुलाऊंगा, आपको जुकाम होगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। पर क्या नहीं, इसके पीछे विज्ञान क्या है? तो हमने देखा 14 इम्यूनिटी मार्कर पे काम करती है। तो पैसा कमाता हूँ, अनुसंधान में लगाता हूँ, और इसमें मुझे मरीज भी
मेरे जो मित्रगण हैं वो भी लगातार पैसा देते हैं। जी जी। मैं किसी का इंतजार नहीं करता, जैसे गंगा ने इंतजार नहीं किया। पर मुझे ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़कर परिभाषित कर बादल बन हर घर में बरसना है। क्या बात। आपके जज्बे को सलाम है वैद्य जी, आप इतनी सेवा लोगों की कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कई बार खुद को कि मेरे में और एक आतंकवादी में क्या समानता है। आतंकवादी से आप अपने आप को तुलना करते हैं। मैं क्या समानता समानता तो है। आतंकवादी निर्दोष लोगों को मार रहा है, और जो बीमार पड़े वो भी निर्दोष है, और मैं उन्हें मरने दे रहा हूँ। तो वो कम से कम प्रयास तो करूँ कि लोगों तक पहुँचेगा। कामयाब होगा नहीं होगा ये परमात्मा के हाथ में है। बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो कहता है कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे नहीं है। तो कर्म तो करूंगा ही ना, फल मिले ना मिले। पर मैं जिस हुनर मुझे ईश्वर ने दिया है जी, जिससे लोग ठीक हो सकते हैं, उनको ठीक करने के। इनको जुकाम है, जुकाम से पीड़ित है, गले से पीड़ित है, तो इनके लिए तो जटिल लोग यही है ना। सही बात है। पर मेरे पास दवा इन तक नहीं पहुंची तो मेरा जीवन अधिकार है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर जो गिल्ट है कि मेरी दवा से शान शौकत हो गई, गाड़ियाँ हो गई, पद्मश्री हो गई, विदेश यात्राएं हो गई, पर उन मरीजों को मैं इस दवा को नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, तो गड़बड़ है ना। क्योंकि जितना खाना मैं खाता हूँ, कितना भी पैसा दे तो ज्यादा नहीं खा सकता, नहीं खा पाता। अब गाड़ी जो भगवान की दुआ से वो भी खड़ी है, इन्हीं में नहीं बैठ पाता। जिसने बेडरूम में सो नहीं पाता तो पैसे का करूँगा तो करूँगा क्या। तो देना है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया है। मनुष्य कौन होता है मेरे हिसाब से? ईश्वर का प्रतिनिधि जी। ईश्वर रचयिता है तो मनुष्य नियता है। उसने मुझे जानवर नहीं बनाया। जानवर मेरे पास आके नहीं करेगा, पर मैं जानवर के पास जाके पानी पिला सकता हूँ। इस साल मैंने 161 पेड़ लगाए। तो सृष्टि में ईश्वर की प्रेरणा से मैं नियता हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि सृष्टि में पेड़ पौधे जंतु नहीं होंगे, काम कैसे चलेगा। अभी हिमालय क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, कि हम जानवरों की तरह ले रहे हैं। अरे और दुकान खोल लो और पैसा कमा लो। अरे पहाड़ को पहाड़ रहने दो जी। वहां से जो मिलता है, जड़ी बूटी मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, वो लेते रहो। आप जा रहे हो गाड़ी पे गाड़ी, इधर उधर, तो प्रकृति रूठ गई। वैद्य जी, आपने जड़ी बूटियों का नाम लिया और कहा पहाड़ों पे जड़ी बूटियां मिलती हैं। मुझे याद है मैंने एक बार आपको कॉल किया था, आपने कहा मैं पहाड़ों पे जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूँ। फिर मैं आपसे मिलने आया तो आपने बताया कि आपको खुद को कैंसर हो गया था। तो उसकी क्या कहानी है और उसे आपने कैसे ठीक किया? मेरे को एक जटिल कैंसर 2022 में हुआ, और उस कैंसर का कारण है तंबाकू और तनाव। अच्छा। तंबाकू पे खाता नहीं, पर जैसे राजा दशरथ को तनाव हो गया था, किसका? कैकेयी के कारण जी, बिना बात किया ना था क्लेश, तो तनाव हो गया, तो राजा दशरथ मर गया, सारा घर का बर्बाद हो गया। तो कई बार हमारे जीवन में नहीं चाहते हुए भी तनाव हो जाते हैं। वो तनाव हुआ, और जब मेरे को कैंसर हुआ तो यूरिनरी ब्लैडर में एक ब्लैडर और होता है, ट्राइगोन एरिया, जहाँ पर गुर्दे जाके खुलते हैं और वहीं से यूरिन बाहर निकलता है। उसमें ट्यूमर हुआ। कैंसर का मैं इलाज करता रहा हूँ, पर ये वाला ट्यूमर मैंने देखा ही नहीं था। ब्लैडर ट्यूमर का इलाज मैंने किया हुआ है जी, पर ट्राइगोन में क्यों नहीं किया हुआ था। अब जब हुआ, हर आधे घंटे में यूरिन हो रहा है, दर्द के साथ हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कई बार लगा छत से कूद जाओ, हर आधे घंटे में यूरिन हो तो कैसे करोगे। तो 2022 की बात है। फिर लिटरेचर रिव्यू किया, दोस्तों से बात की, सबका एक ही था कि पहले ब्लैडर निकालो सबसे पहले, फिर एक सेल्यूलर निकालो, नहीं तो अंदर एक डाल के पॉटी के रास्ते सुसु होगा, फिर कीमोथेरेपी होगी, फिर इम्यून थेरेपी होगी। अच्छा, ये तो उसके आगे क्या है। तो हिंदुस्तान में किसी डॉक्टर के पास इसका डेटा नहीं था कि कितने दिन मरीज जिंदा रहते हैं। अपना बनाते नहीं कोई, हम विदेशों की बातें करते हैं। जैसे आज हम पैनक्रेटाइटिस का इलाज कर रहे हैं, दुर्भाग्य है हमारे देश का कोई डेटा ही नहीं है। माइग्रेन का कोई डेटा हमारे पास है नहीं कि कितनी पब्लिक को है जी। बातें बड़ी बड़ी है, कोई सर्वे नहीं। कैसे रोक पाएंगे ये भी नहीं कर रहे हम, होने दो। तो जब उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि इस वाले कैंसर में जो मेरी स्टेज है, इसमें सब कुछ करने के बाद 35% लोग कुल 15 महीने जीते हैं। अमेरिका से खबर आई। तो वैद्य जी बहुत शौक लगा होगा। 2000 शौक है को लगना, बेहतर तो मरने के लिए वो। तो मैंने कहा बेटा 35% लोग 15 महीने जीते हैं, पर तेरा नाम 35% में नहीं आएगा जी। तो मैक्सिमम है। तो मैंने कहा 15 महीने और 15 हफ्ते में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है। और उसमें पता चला कि मेरा करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च भी होगा। अच्छा, इलाज तो बनिए के ऊपर है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मैंने कहा यार जो नहीं करना, मरे भी और खुक्कल हो जाए। तो मैंने कहा चल 15 महीने में मरते हैं। पर तनाव से मुक्ति पाने के लिए क्या किया, तो मैंने वही किया जो गौतम बुद्ध ने किया, भाग गया। अच्छा। रानी खेत जाके बैठ गया और अपनी दवा शुरू कर दी।
पारे की बनी हुई दवाई। फिर मैंने देखा हफ्ते में मुझे आराम हो रहा है। धीरे फिर 4 महीने बाद कराया तो ट्यूमर वैसे का वैसा है, थोड़ा अच्छा खरा, और ये चलते चलते 2.5 साल हो और मैं ठीक। तो 15 महीने की जगह में 30 महीने जिंदा रह गया। फरवरी में एक हादसा हुआ कि मेरे को शुगर भी है, इंसुलिन लगाता हूँ। पूरे जाड़े में यहाँ पर बैठा था इस भट्टी के आगे, मुझे हाथ तापने का ताप था, कोहरा पसंद था, तो ठंड में रहा। फिर मुझे पुणे जाना था, बेंगलोर जाना। पुणे में बेहताशा गर्मी थी, सर्दी से गर्मी में गया, बहुत दिन बाद गया, थोड़ी सी थकावट हुई। फिर वहाँ से पुणे से जब बेंगलोर गया तो हल्का सा बुखार, तो मैंने खाना कम खाया और इंसुलिन भी थोड़ी लगाई, पर उस रात को मेरी शुगर लो हो गई। अब मुझे हुआ हार्ट अटैक, भयंकर, पहले भी हो चुके हैं, पर ये वाला हार्ट अटैक भयंकर वाला, क्योंकि बार बार होते हैं, और बड़ी मुश्किल से मैं उससे निकल के पाया। पर मुझे कोई भी दवा खून पतला करने वाली इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मेरा ट्यूमर ब्लीड न कर जाए। यार मैं आया तो इस बीच में मुझे अंजाइना होने लगा। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो सांस फूल जाता था, तो डॉक्टर ने एक दवा मुझे लिख दी, इसे खाते रहो। कब तक खाते रहो? नहीं, खाते रहो। मैंने खानी शुरू की। अब खाते खाते मुझे 2.5 महीने बाद पता चला कि मैं जब यूरिन के लिए जा रहा हूँ मुझे प्रेशर आ रहा है पॉटी। मेरे बेटे ट्यूमर बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया, पर बढ़ा क्यों समझ में नहीं आ रहा था। इधर मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, मैं दर्द भी फैलने लगा, फिर से सब कर रहा हूँ, अपनी दवा भी खाई, अर्जुन की छाल वाल पी, पल्स वगैरह सब ठीक हो गया। डॉक्टर ने पेस मेकर बोला था, कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने उस दवा को बंद करने की सोची। सब डॉक्टर ने मना किया, होगा तो देखी जाएगी, पर इनर फीलिंग कह रही थी कि अब इसकी जरूरत नहीं, तो बंद किया। पर 11 दिन तक मुझे उसका विड्रॉल इफेक्ट रहा। ठीक 11:30 बजे रात को यहाँ पीछे सेंसेशन होती थी जैसे विड्रॉल इफेक्ट। फिर मैंने टेस्ट कराया तो पता चला मेरा ट्यूमर दुगना हो गया। क्यों हुआ? तो उस दवा का मैंने जब पोस्टमार्टम करना शुरू किया पता चला तंबाकू से बनती है। तंबाकू से बनती है, और तंबाकू ब्लड ट्यूमर में सबसे खराब है। तो तनाव से निकले तंबाकू में अटके। अब वो खा चुके थे, फिर दवा शुरू की। अब ये हो गया था कि मेरी जान, अभी 5 दिन पहले मुझे लगता था कि मैंने एक सुसाइड नोट तैयार किया कि आखिरी में इतनी जोर से दर्द होता था कि आंखों में आंसू आ रहे थे, जब ब्लैडर छूटता हो ही नहीं पा रहा था। मैंने क्या करना, जी के आसमान का रंग नीला रहेगा, सुबह होगी शाम होगी, क्यों तकलीफ करनी है, इंसुलिन की ज़्यादा डोज लगा के मर जाता हूँ। तो मैं अभी चिट्ठी लिख के बैठा था कि बम्बई से एक मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हंसे फिसे, यार दोस्त सब कर देता, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद वो मैंने कुछ और उपाय करे, तो आज मैं पिछले 2 दिन में मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ। मेरे दर्द वर्द सब खत्म हो गए। तो बीमारी से लड़ना होता है, क्योंकि डरा मैं नहीं, पैदा मरने के लिए हुआ हूँ, तो मरने का कोई खौफ नहीं है और जीने की इच्छा भी नहीं है। चाहे तो ठीक है, हाई नहीं करनी है। हमारे देश को आपकी जरूरत है। देखो ऐसा है, मैं एक अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, कल और आएंगे नगमों के गाने वाले। तो ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैं हूँ तो होगा। ये विद्या है, ये भारत देश है, ये चलता ही रहेगा। पर मैंने अभी तक जो काम किया, इनको 52 रिसर्च पेपर में छाप चुका हूँ। वाह, क्या बात है। मेरे को कोई PhD नहीं करनी, मुझे कोई प्रमोशन नहीं लेना, कोई नहीं है, पर मैं 3 यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। और अभी भारत सरकार ने मेरी जीवनी लिखने के लिए 2 लोगों को दिया कि इनके प्रेरित होके, तो मैंने अगर जिंदगी में प्रेरित किया लोगों को, अगर मैंने लाइन खींची है तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान मेरे को मिला, तो जीवन सार्थक है मेरा। बहुत प्रेरित किया है जी आपने, बहुत। तो नई लाइन खींचना, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा की बात करना, नहीं तो आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर बहुत हद तक आयुर्वेदिक चोरों की मंडी है। वो क्यों? हर बीमारी का हर समय इलाज। तो किसी चीज 4 टांग का हाथी हो, 5 लगा देंगे, हाथी लगा दो फिर, तो ऐसे नहीं, आपने किया है। तो कोई भी आयुर्वेद में डेटा नहीं बना रहा है, तो मैंने उस भीड़ में डेटा बनाया, अपना नाम कमाया, कुछ ही बीमारियों के इलाज के पर करा तो सही। तो ये लाइन खींची है और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि भारत की जो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद है, वो 2 लोग कहते हैं वैद्य जी का जीवन वृत्तांत लिखो। तो एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा का जनक के तौर पर मुझे जाना जाता है। ज्ञान को विज्ञान में डालने का वो किया जाता है। और कुछ असाध्य बीमारियों के लिए मेरे को जाना जाता है। पैनकेटाइटिस के करीब 2500 मरीज आज मेरे यहाँ से ठीक हो रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो मरीज आए, इसमें 1858 मरीजों का हमने एक डेटा तैयार किया कि ये 118 करोड़ रुपया खर्च करके हमारे पास आए। तो एक मरीज किसी 6.25 लाख रुपया खर्च करके आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। ठीक नहीं, और हम उसको 4,30,000 में ठीक कर रहे हैं। इसमें 21 दिन रखते भी, खाना भी खिलाते हैं। माइग्रेन के मरीज ऐसे ऐसे जो 50-50 लाख रुपए खर्च करके मेरे पास आए, ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने लकीर खींची है, मैंने एविडेंस लिखे हैं और मेंडल की तरह सब लिख दिया है। आज नहीं तो कल होगा, तो तब जब ईश्वर चाहेगा। बिल्कुल।
सच ये है बेकार हमें गम होता है, जो सोचा था दुनिया में वो कम होता है। तो जगजीत सिंह जी जो थे मेरे बड़े अच्छे मित्र है। मैं गजल वाला वैद नहीं और वो आयुर्वेद वाले जगजीत सिंह नहीं, पर हमारी दोस्ती थी कि हम फक्कड़ थे। हम कहते थे अपना काम करते चलो, धुन बजाते चलो, जो होगा तो देखा जाएगा। तो ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया और ईश्वर हमें तब तक रखेगा जब तक उसको मेरी जरूरत है। मैं अगर जिंदा हूँ अपनी वजह से नहीं, वैद्य की वजह से जिंदा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने अभी कहा बेटा तेरा काम पूरा नहीं, चुपचाप हो ही रहे। तो मरने की तैयारी कर रहा था तो आज आपको पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी सोच है वैद्य जी आपकी। सर आपके किए गए कार्यों की जितनी सराहना की जाए कम है, देखिए, वरना इतनी शिद्दत से आप लोगों की सहायता करते हैं, इतनी शिद्दत से आप लोगों के रोगों पर रिसर्च करते हैं और उन्हें आराम भी पहुंचता है। सब ईश्वरीय प्रेरणा है। हमारी मन क्या होता है, मैं क्या बोलता हूँ कि ईश्वर की कृपा है कि सद्बुद्धि। तो अभी तक मैं लोभ से बचा हुआ हूँ, माया मोह से बचा हुआ हूँ, और बुढ़ा हो गया हूँ तो काम से भी बचा हुआ हूँ। क्यों जी? क्योंकि जैसे जवानी होती है तो वासनाएं सिर पे चढ़ी रहती हैं, और अब क्योंकि शरीर कमजोर हो गया तो क्रोध भी खत्म हो रहा है, क्योंकि जवानी में पीट दूंगा, अब किस पे क्रोध करोगे आप? मैंने रास्ते बता के लाया था, वैद्य जी बहुत गुस्सा करते हैं, चुप रहना, क्योंकि मैं आपसे काफी साल पहले से। हाँ, तो उस समय तो अलग था ना खेल। अब क्या करेगा आदमी? तो सांड नहीं होता जवानी में, हर एक को सिर मारता है, फिर बुढ़ापे में चुपचाप चलता है, तो बुढ़ा सांड किस काम का? शुभम जी, आपने मेरे से बात की कि कौन सी जटिल बीमारी जिसका आपने इलाज किया। तो मैं 85 से मेरठ में प्रैक्टिस शुरू की, पिताजी गुजर गए और मैं बैठा हूँ और इक्का दुक्का मरीज जाता है, क्योंकि मेरी जो वेशभूषा थी वो वैद्यों की वेशभूषा नहीं थी। क्योंकि किताबों में छदमचर वैद्य लिखा है कि कपड़े तो वो वैद्य जैसे पहनता है, पगड़ी पहनता है, चंदन लगाता है, सफेद कुर्ता पजामा पहनता है, पर अंदर से खोखला है। मैंने कहा नहीं, उस वस्त्र को मैं नहीं पहनूंगा। अगर किसी को आना है तो मेरे अंदर का जो वैद्य है वो इन्हीं कपड़ों में देखेगा। तो लोग भाग जाते थे मुझे देख के, ये तो पैंट कमीज वाला है। वेट लिफ्टिंग करता था तो बटन भी यहाँ तो खुले होते थे। मेरठ का हूँ तो थोड़ा सा, मेरठ के तो थोड़े से लोग आड़े वैसी मर्जी। मेरठ वाले सुन रहे हैं तो मैं भी वैसे ही हूँ। एक दिन मैं बैठा था तो शास्त्री नगर से एक लेडी आई, वो LIC किसी अधिकारी की पत्नी थी। वो पिताजी के समय में आती जाती थी, पता नहीं क्यों उसे लगता था कि ये वैद्य जी कुछ हैं, तो वो बाबूजी छोड़ के मेरे से बात करती थी, उनके हस्बैंड भी। तो एक मरीज को लेके आई कि साहब इसको 20 साल से सिर दर्द है, माइग्रेन है। अब मुझे माइग्रेन का नाम पता था पर मैंने कभी पढ़ा नहीं था। अच्छा, पढ़ा भी नहीं था तब तक? पढ़ने लिखने में बहुत चोर हूँ। तो इसे देखो, इतनी मोटी फाइल थी। तो मेरे लिए सबसे अच्छा जवाब होता मुझे तो आता ही नहीं, मैंने तो करा ही नहीं, निकलना पत्नी गली से क्या को चक्कर में पड़ता। तो बोली वैद्य जी इसकी नब्ज तो देखो। मैं नब्ज कहाँ से देखूँ जब करा ही नहीं मैंने जी। फिर मैंने फाइल पलटी तो देखा डॉक्टर एलेंस होते थे मेरठ में, वो भी इलाज कर चुके जी। बुढ़ाना गेट के वैद्य जी भी इलाज कर चुके हैं। हाँ जी, वो भी। होम्योपैथ ईश्वर सिंह भी इलाज कर चुके हैं। मैंने कहा सारे कर चुके, तू क्या करेगा, खाए घुसर मार रहा है इसमें। पर वो औरत मेरी जान को आ गई, कहती है वैद्य जी नब्ज तो देखो आप। तो ये बात सही है कि जब पिताजी गुजर गए थे तो एक रावण जो थे वो बहुत बड़े नाड़ी वैद्य थे। एक रावण का तो नाड़ी विज्ञान है, मैं उसको पढ़ा करता था और कोई था नहीं, ठुल्ला करके देखता रहता, जो मरीज ऐसी देखी ऐसे देखी तो रिवर्स करता था। तो उसने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने उसकी नब्ज पकड़ी। अब नस पकड़ते ही मेरी लाइट जल गई। अच्छा, क्योंकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ करके है तो उसकी पित्त की नाड़ी प्रबल थी। अरे सिर दर्द है तो उसको तो वायु होना चाहिए, जहाँ जहाँ शूले में वायु होगी, इसकी पित्त की नाड़ी क्यों है, ये तो गड़बड़ है। तो पित्त की नाड़ी है। अब इस बीच में क्योंकि आधुनिक विज्ञान में पढ़ा तो हमने पेट भी देखना शुरू किया था। आयुर्वेद में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, स्पर्श तो लिखा है पर क्या स्पर्श करें ये नहीं लिखा। तो मैंने उससे लिटाया। लेटने के बाद मैंने देखा कि पेट के 2 हिस्सों पे दर्द हुआ। अब ये दर्द क्यों हो रहा है, ये है कि यहाँ पर पढ़ा होता तो पता होता ना। तो दिमाग में तो उसकी फोटो खींची, कहाँ का दर्द हो रहा है। मैं जी अभी आया अंदर चूल्हा जला के, दवा पकड़ी है, 10 मिनट बैठो। अंदर गया, किताब खोली हैरिसन की क्लिनिकल एनाटॉमी कि जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ है क्या चीज। तो पता चला जहाँ दर्द हो रहा है वो गॉल ब्लैडर की जगह थी और एक जगह थी इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ पर चारों छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स और सीकम मिलते हैं। ऐसा तो ये खाना खाती है तो तेजाब इसको पूरा मिलता है पर उसको बाइल पूरा नहीं मिल रहा है क्योंकि खोल नहीं रहा है। और जब ये खाना नीचे जाता है तो यहाँ पे सूजन है तो रुकता है, खाने को पैर नहीं होते हैं,
तो खाना रुकता है तो सड़ता है तो गैस बनती है तो उल्टी आती है और उल्टी आके माइग्रेन के मरीज को आराम मिलता है। ये सोच के मैंने दवा दी जो ग्वाल ब्लैडर को ठीक करे। अच्छा। जो आंतों की सूजन गुजर रहा है, आंतों में धक्का मारे रसोरा दी बटी जी। और वो औरत जो रोज सिर दर्द होता था, पहले हफ्ते की दवाई में ही सिर दर्द ठीक। अब क्या हुआ, हल्ला मच गया मेरठ में, शास्त्री नगर में एक बड़ा जवान वैद्य है, 20 साल पुराना सिर दर्द, उसके पास जाके सिर दर्द ही नहीं हुआ। जी आज भी जवान है। तो वो किस्सा बना और फिर शास्त्री नगर से आने वाले मरीज को सिर दर्द है और सिर दर्द का मरीज है तो शास्त्री नगर है, प्रसिद्धि ऐसे फैली। तो जटिल रोग था वो आसान हो गया, पर वो प्रोटोकॉल मेरा उस समय से लेके आज तक फेल होता ही नहीं है, सब में एक जैसा मिलता है। तो आयुर्वेद में मैंने एक रूपता पैदा की। इसी तरह कुछ तरह के कैंसर, कुछ तरह की क्रॉनिक डिजीज, कुछ तरह की इम्यूनिटी डिजीज, कुछ मुझे विरासत में मिली और कुछ मैंने अपनी जिंदगी में की। तभी मैंने इनको एक पुड़िया दी, इनकी नाक बंद थी, खुल गई। पर ये क्या है, ये मेरा इजाद है कि तजुर्बे से अपने क्लिनिक में मैंने देखा कि एक 20 जड़ी बूटी और मंडूर बसम से बनी हुई दवा जो लिवर में काम करती है वो पाउडर फॉर्म में ही जुकाम को ठीक करती है, कैप्सूल फॉर्म में नहीं करती, तो बॉडी में एब्जॉर्व करती है। तो समय के सभी कुछ जटिल है, जिसको जुकाम है वो जुकाम को जटिल बोलेगा, जिसकी कमर में दर्द है वो कमर को जटिल बोलेगा, जिसको कैंसर है कैंसर, जरूरी नहीं सबको कैंसर हो, जो भी उसको दुखी करिए वो बोलेंगे, जो जिसको जो बीमारी है वो वैद्य उसी से परेशान। तो अपने समय में मैं हर बीमारी को वही समझा कि वही जटिल है और जब ठीक हो गई तो जटिल नहीं रही। तो वैद्य जी जैसे आपने बताया कि उस पेशेंट को आपने देखा, फिर अंदर हैरिसन की बुक जाकर आपने देखी और एक क्रोनोलॉजी बनाई अपने दिमाग में कि क्या क्या रहा हो, वर्किंग हाइपोथेसिस बनी। हाइपोथेसिस। तो क्या वैद्य जी आपको लगता है कि नए वैद्य उस तरीके से अपने पेशेंट्स को एग्जामिन कर पाते हैं उतना डीपली, और क्या उन्हें मतलब आप क्या सलाह देंगे? देखो मैं अपने को वैद्य नहीं मानता हूँ, मैं वैद्य हुई नहीं। मेरे को ईश्वर ने एक विधा दी है कि मैं ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करूँ और हर चीज का कारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, क्या किया था न्यूटन ने? हाँ, ग्रेविटी का। कैसे? एप्पल गिरा सर पे तो उन्हें आप भी वही बोलने लगे, एप्पल फल गिरा। पर ये बताओ कि जब न्यूटन से पहले फल गिरता था तो कहाँ गिरता था? वहीं गिरता था, जमीन पर। तो न्यूटन ने देखा ना जी। तो न्यूटन की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी थी। जेम्स वॉट चाय बना रहा था, उसने खनखन की आवाज सुनी तो उसने भाप की ताकत को पहचाना और स्टीम इंजन बना दिया। और राइट स्मिदर बोले कि कोई चीज नीचे जा सकती है और कोई चीज ऊपर जा सकती है, इन दोनों को मिला के उसने 38 सेकंड का हवाई जहाज बना दिया। साइंस की इंटरलिंकिंग, ये कहानियां मुझे बहुत ही प्रेरित की। जैसे मेंडल एक फादर थे, पर उन्होंने चर्च के बैकयार्ड में मटर, सफ़ेद मटर, लाल मटर बीज करके लिखा, डॉक्यूमेंट किया, मर गया। 20 साल बाद किसी का ऐसा काम हो तो फादर हो, जेनेटिक से लाए, DNA आ रहा है। मैंने कहा दुनिया जाए एक तरफ, मैं अपनी प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करूँगा, और उसके बाद दुनिया के लिए लकीर खींचूंगा, पेपर पब्लिश करूँगा, जो होगा सो देखा जाए। तो मैंने हर चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, और इसमें मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, पर खोने का गम इतना नहीं है जितना पाने की खुशी है। अब इसका नतीजा ये है कि भारत सरकार के केंद्रीय अनुसंधान जो परिषद है जी, उसने मेरे ऊपर 2 स्कॉलर्स को पैसे दे रहे हैं कि आप इनकी जीवनी से प्रेरित हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया। अरे जीवन की सार्थकता होगी ना जी। तो ये मकान की जगह 10 मकान हो सकते थे, बिल्कुल। तो पर मेरे अंदर एक वैज्ञानिक छिपा हुआ है जिसकी पुष्टि करी भारत के राष्ट्रपति KR नागार्जुन जी ने। जब उनसे मिला तो लगा वैद्य बालेंद्र प्रकाश है साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। अब मेरी अंग्रेजी तो माशाल्लाह थी, साले को समझने में टाइम लग गया कि साइंटिफिक कहाँ से हो गया, बेंट कहाँ में झुक कहाँ से गया, किसको झुक गया। तो बाद में चला कि मेरा दिमाग साइंस की बात करता है कि ये हो क्यों रहा है। न्यूटन ने कहा पेड़ गिर क्यों रहा है, ये दवा ठीक हो क्यों रही है। तो उसके बाद में निरंतर विकास की घड़ी, थोड़ा विदेशों में आना जाना बहुत हुआ, तो वहाँ से दिमाग बहुत खुला। तो देखिए वैद्य जी ने कितने अच्छे से जीवन शैली को परिभाषित किया, माँ बाप के बारे में बताया कि कैसे एक बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए, साथ ही बताया भूख और नींद का बैलेंस किस तरीके से जीवन में बनाना चाहिए।